छात्रों को भी पढ़ाते रहे हैं, अंग्रेजी जर्नलिज्म के छात्रों को भी पढ़ाते रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर हम इस समय मंत्री वी मुरलीधरन के क्लोजिंग स्टेटमेंट्स की बात करें, जो उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन में कहे कि हिंदी को एक वैश्विक भाषा की तरह संचार माध्यमों ने विश्व में रख दिया है, इससे आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं? देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व के सबसे बड़े भाषाओं में उसकी गिनती हो चुकी है, क्योंकि एक भारतवर्ष में ही एक बहुत बड़े संख्या आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हिंदी में बात करती है। हिंदी कहें या हिंदी की कुछ बोलियों में, अब आप देखेंगे पूर्वांचल की तरफ तो आपको भोजपुरी सुनाई देगा, आप बिहार जाएंगे तो आपको मगही सुनाई पड़ेगा, मैथिली सुनाई पड़ेगा, आपको जो है लखनऊ की तरफ आएंगे तो अवधी सुनाई पड़ेगा। तो बहुत सारे जो बोलियां हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में अगर आप आएंगे तो आपको बुंदेलखंडी है, आप बघेलखंड की तरफ जाएंगे तो उसका एक खूबसूरती है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी शुद्ध हिंदी के दृष्टि से शायद हम पत्रकारिता में और अध्यापन में ही ज़्यादा करते हैं, जबकि आम बोलचाल की भाषा जो है इन बोलियों में ज़्यादातर हमें सुनने को मिलता है। तो इस दृष्टि से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हिंदी के समाचार पत्रों की संख्या बढ़ी है, हिंदी टेलीविज़न चैनल का, और जब से डिजिटल मीडिया का प्रभाव हुआ है तब से विश्व भर में जो है हिंदी डिजिटल मीडिया जो है उसका बहुत सारे श्रोता, उसके बहुत सारे दर्शक, उसके बहुत सारे पाठक विश्व भर में पाए जाएंगे। वैश्विक स्तर पर भी मुझे भी पिछले मॉरिशस में जो सम्मेलन हुआ उसमें भाग लेने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ था, और मैंने ये देखा कि वैश्विक स्तर पर आज बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में, जापान में और कई मुल्कों में बतौर पाठ्यक्रम में हिंदी को पढ़ाया जाता है। हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह या एक वैकल्पिक एक भाषा की तरह आज जो है कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि पूरे विश्व में। तो जाहिर है कि और देखिए, इस बात को विशाली जी आप मत भूलें कि हिंदुस्तान का कद जो है भारत का बढ़ता जा रहा है। आज हम आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे विश्व के, और हमारी जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो हम चीन से आगे निकल रहे हैं। हमारे अगर आप संसाधन देखेंगे, हमारा जो विकास का दर है आज विश्व में जो है 5 से 6% का दर जो है एक मंदी का दौर पूरे दुनिया में है। हमारे इर्द गिर्द जो मुल्क हैं उसमें आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे में भारत का एक कद भी वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, और भारत को लोग समझना चाहते हैं, और उनको ये ज़रूर समझ में आ गया कि भले भारत एक बहुभाषीय देश है, लेकिन अगर भारत को समझना है तो हिंदी तो समझना ही समझना है। ये एक स्पष्टता एक बहुत बड़े संख्या में, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, उद्योगपति वर्ग हो या एकेडमिशियंस हो, पूरे विश्व में ये एक स्वीकार्यता इसकी हो गई है कि भारत को समझना है तो हमको हिंदी समझना होगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, भारतीय मूल के लोग, ये आज विश्व में ऐसे कोई शायद ही कोई देश होगा जहाँ भारतीय मूल के लोग नहीं हैं। वो कहते हैं कि हर 5वां व्यक्ति जो है वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, हर 5वां इंसान भारतीय मूल का। तो अब इसके चलते आज जो है भारतीय अपने, खासकर वो जब विदेश चला जाता है तो वो अपने भाषा के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति उसका एक ज़्यादा रुचि होता है। वो उस अपनी पहचान को, अपने अस्मिता को वो खोना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने भाषा से जुड़ा रहूं, अपने परिवार को जोड़े रखूं। फिजी में जो है मैं अध्ययन कर रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ एक बहुत बड़ा तबका भाषा इसलिए सिखाते अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को, आने वाले पीढ़ियों को, अपने युवा पीढ़ी को, वो इसलिए कहते हैं कि हम इन्हें अपने जो जीवन शैली और हमारा जो धर्म है इससे हम इन्हें जोड़े रखना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा रामायण, हमारा महाभारत ये बच्चे तभी समझ पाएंगे अगर ये हिंदी को जानेंगे तो। और इनफैक्ट फिजी में तो एक पूरा डिबेट है कि वो
फिजी की जो अपनी भाषा है, जिसको भारतीय मूल के लोगों का जो गिरमिटिया जिनको कहते हैं, उनकी भाषा फिजी बात एक भाषा जो उन्होंने एक मिश्रित भाषा है, उसको कहें, या फिजी हिंदी भी कहते हैं उसे, या जो शुद्ध हिंदी, इसको लेकर भी एक जी स्टैंडर्ड हिंदी, हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड हिंदी जो उन्होंने शब्द, तो इस पर भी वहाँ एक बहुत बड़ा एक वो चर्चा का विषय है। तो पूरे विश्व में जो है भारतीय मूल के लोग जो हैं वो भी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो हिंदी ज़रूर इसका अध्ययन करें। तो और मैंने कहा कि पूरे विश्व में एक रुचि है आज हिंदी के प्रति, एक रुझान है। उसके कई कारण हैं। भारत का एक उभरता हुआ, भारत की जो आध्यात्मिकता का जो एक प्रचार प्रसार हुआ है, उसकी भी, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे वो सदगुरु हो, आप देखेंगे कि आज देश विदेश में जो है बहुत बड़े संख्या में लोग हिंदी में भजन और भारतीय जो है, आप किल्ली पॉल जैसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हिंदी को बहुत अफ्रीका जैसे मुल्कों में भी जो है उसको बहुत लोकप्रिय बनाया है। और हिंदी गीत, और देखिए बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा असर, पूरे बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, भारतीय सिनेमा कहेंगे इसको, उसका भी एक बड़ा व्यापक असर रहा है। पूरे दुनिया में लोग उन गीतों को गुनगुनाते हैं। जाहिर है कि एक इच्छा है कि वो भाषा क्या है, वो जुबान क्या है, उसको समझने की। तो सर, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं, तो इस हमने बहुत बृहद स्तर पे बात की कि किस तरह से हिंदी अलग अलग जगहों पर रेलेवेंट है, कहाँ कहाँ पर सामयिक रूप से प्रयोग की जा रही है। पर हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसकी शुरुआत 1975 में की गई, अब आज के समय में कितने मायने रखते हैं, और ऐसी कौन सी चर्चाएं हैं जो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से शुरू हो सकती हैं, या क्या बेहतर किया जा सकता है, क्यों जरूरी है ये? देखिए, हम अक्सर भारतीय मूल के लोग जब अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि वो इंडियन इंग्लिश है, और उसका एक पूरा एक सेक्शन आज कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। मैं खुद अंग्रेज़ी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो पूरा एक कंपोनेंट होता था कि जिसमें आप आर के नारायण से लेकर जो एक पूरा एक परंपरा जो अभी तक चेतन भगत और एक पीढ़ी पूरी चलती आ रही है, तो ये भारतीय जो लोग हैं जो अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं। तो आप सोचिए कि हिंदी आज कितने मुल्कों में, खासकर मैंने जैसे कहा कि भारतीय मूल के लोग जहाँ पिछले 150-200 वर्ष से जो जाके बस गए हैं, चाहे फिजी हो, मॉरिशस हो, जिनको हम गिरमिटिया उसमें गिनते हैं, ट्रिनिडैड, टोबैगो, इस तरह के बहुत सारे मुल्क हैं, मॉरिशस, जहाँ का अपना एक साहित्य पिछले 2 शताब्दियों से तैयार हो रहा है। उसमें उनकी कहानियाँ भारत से जुड़ी है कहीं ना कहीं, लेकिन उनके अपने संघर्ष की गाथाएं हैं, उनके अपने जो बैटल फॉर सर्वाइवल जिसको हम कहते हैं, जो संघर्ष उन्होंने किया अपने अस्मिता को, अपने संस्कृति को, अपने जीवन शैली को, अपनी भाषा को, अपने लोक कलाओं को बचा के रखने का उन्होंने जो प्रयास किया, वो उस साहित्य में झलकता है। उसमें दर्द भी है, उसमें वो स्थानीय उस स्नेह, उस जगह के साथ एक प्रेम भी है। वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनको गर्व है, अपने फिजियन होने का भी गर्व है, उनका मॉरिशियन होने का भी गर्व है। तो वो पूरा एक द्वंद्व, भारत से एक जुड़ाव, साथ ही साथ वो स्थानीय पहचान, फिर उनका स्थानीय लोगों के साथ जो संघर्ष का भी एक दौर रहा, हमने फिजी में देखा किस तरीके की। तो ये सब जो है उसका साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात आपने जो पूछा वो ये है कि जब वैश्विक पटल में हम सब एकत्रित होते हैं तो ये विचारों का आदान प्रदान होता है कि आंखें आपकी खुल जाती है कि इस तरह के लोग भी हैं। मैं खुद जब गया था, मैं ऐसे जापान से, अमेरिका से, ऐसे मैंने हिंदी के विद्वानों को देखा जो अमेरिकी मूल के हैं, जो जापानी मूल के हैं, यूरोपीय मूल के हैं, लेकिन इतना शुद्ध हिंदी में उनका उच्चारण इतना बढ़िया है, और वो लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं। तो आपका पता चल जाता है कि हम जब तक अपने सीमित उस क्षेत्र में रहते हैं तो
हमारा दायरा इतना बड़ा नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता कि हिंदी की जो व्यापकता है, हिंदी की जो स्वीकार्यता है बढ़ती जा रही है, ये ऐसे मंचों से जरूर होता है। हाँ ज़रूर, देखिए हर मंच का अपना एक राजनीति होती है, हर मंच में कुछ लोग जरूर हमेशा ही रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे मंचों की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे स्कॉलर्स, बहुत अच्छे शोधार्थी, बहुत अच्छे जो है साहित्यकार, बहुत अच्छे पत्रकार ऐसे अवसर पर जुड़ते हैं, आपस में एक संबंध बनता है, एक संवाद स्थापित होता है, जिसका कहीं ना कहीं हिंदी के संवर्धन में, उसके संरक्षण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो और यही नहीं, हिंदी के भविष्य को लेकर, हिंदी के व्याकरण को लेकर, वर्तनी को लेकर, पत्रकारिता और साहित्य के संबंध को लेकर, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहाँ विश्व भर के जो हिंदी प्रेमी हैं वो एकत्रित होकर जो है विचार विमर्श करते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी भाषा के लिए अगर उसके जो उसको प्रेम करने वाले, उसको सुनने बोलने वाले एक जगह एकत्रित होते हैं तो एक विचार मंथन होता है और उसमें से अमृत ही निकलता है। तो सर, जैसे हमने बात करी शोधार्थियों की और पत्रकारिता की, और यहीं से मेरा अगला सवाल निकल के आता है कि वैश्विक पटल पर भी हिंदी की पत्रकारिता काफी व्यापक स्तर पर हो रही है। जैसे हम SBS हिंदी की बात करें जो हम ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, और भी अलग पत्रकारिता के संस्थान हैं जो ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल रूप से हिंदी की पत्रकारिता कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में आपको रेडियो जी। चैनल मिलते हैं, और तमाम तरह के और व्यापक स्तर पर हिंदी पत्रकारिता के संस्थान हैं जो कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं वैश्विक स्तर पे। तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो पिछले 5 साल में आपको वैश्विक स्तर पर हिंदी पत्रकारिता में क्या बदलाव दिखता है? मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, तो पहले तो कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रुचि के कारण जो है इस तरह के प्रयास करते थे, लेकिन आज हिंदी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वहाँ अब निवेश आने लगा है। पूंजीपति लोग, मीडिया एंटरप्रेन्योर्स अब इसको गंभीरता से लेने लगे हैं कि ये एक बड़ा मार्केट है जिसका लाभ हमको मिलना चाहिए। हिंदी भाषियों को, हिंदी प्रेमियों को तो उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिस दिन मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदी की स्वीकार्यता पूरे देश में तब होगा जब हिंदी में नौकरियाँ मिलने लगेंगी, हिंदी में व्यापार होने लगेगा, हिंदी में प्रशासन चलेगी, हिंदी में जो है हमारी न्यायपालिका जो है हिंदी में काम करेगी। ये बहुत आवश्यक है और ऐसा ही वैश्विक स्तर पर भी है। आज अगर जैसे आप कह रहे हैं कि विश्व के कई मुल्कों में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, तो उसका कारण ये है कि आज उसमें लोगों को मुनाफा दिखता है, लोग निवेश कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अब ये मात्र एक समाज सेवा, पहले हुआ करती थी ना दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार समिति, उसका उद्देश्य था कि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करो, हैं, तो वो वाला अब रुझान नहीं है, उस तरह का मानसिकता भी नहीं है। अब मानसिकता हिंदी, आज उनके पास एक कैप्टिव ऑडियंस है वैश्विक स्तर पर, जहाँ उनको लगता है कि लोग अपनी भाषा को सुनना चाहते हैं। इनफैक्ट आप तरस जाते हैं। हम हफ्ते भर के लिए भी विदेश में कहीं जाते हैं तो हमें कोई हिंदुस्तानी दिखता है और कभी कभी तो इवन पाकिस्तानी दिख जाता है कि हमारे ज़ुबान पर बात कर लेता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई कोई भी क्यों ना हो, थोड़ा हिंदी उर्दू जैसे भी हो वो मिल लेता है। हमारे बड़े लिसनर्स पाकिस्तानी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। तो वो जो एक हिंदी के प्रति जो है, देखिए अब आप देखिए कि जब रामायण और महाभारत जब लोकप्रिय थे भारत में, जहाँ पूरा रविवार को पूरा भारत में एक तरह से बंद हो जाता था पूरा भारत, उस समय पाकिस्तान में उसकी कम फॉलोइंग थोड़ी थी, उसको देखने वालों की संख्या। मैं समझता हूँ कि उस जुबान के प्रति, उस भाषा के प्रति जो है एक रुझान तो रहता ही है। और मैं समझता हूँ कि ये स्वीकार्यता जो बड़ी है भाषा की, इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये मात्र समाज सेवा का कार्य नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा जो है यहाँ अवसर है जिसको जो युवा उद्यमी जो है जिसका लाभ उठा रहे हैं। तो
सर इसके बाद आगे का रास्ता कैसा दिखता है? ये तो हमने अभी तक के रुझानों की चर्चा की, कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं और कहाँ से शुरू हुआ सफर कहाँ तक आया, पर आगे का रास्ता कैसा दिखता है? खासकर अब भी एक युवा वर्ग है जो हिंदी बोलने में हिचकिचाता है, तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो कहाँ आप साहित्य को पाते हैं और कहाँ पत्रकारिता को देखिए, पाते हैं? बहुत कठिन है डगर पन घटिकी। आसान तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक चीज बदलाव मुझे देखने को मिलता है। मुझे वो दिन याद है जब वो दादा दादी ट्रेन में रख के अपने पोता पोती से अंग्रेजी के नर्सरी सॉन्ग सुनाते थे और कहते थे कि देखो अंकल बैठे हैं, अंकल को ये राइम सुनाओ, तो फिर वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो सुनाते थे वो बच्चे। आज मैं देखता हूँ कि वो भक्ति गीत या देशभक्ति के गीत अपनी मातृभाषा में, हिंदी में, आज अच्छे पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों के भी विद्यार्थी जो हैं, बच्चे हैं, बड़े गर्व के साथ। तो एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि एक गर्व का एक एहसास, फक्र अपनी भाषा पर, ये एक बड़ा बदलाव आया है। मानसिकता में, सोच में परिवर्तन आया है। दूसरा, मुझे वो दिन याद है जब कोई हवाई जहाज में हम जाते थे तो भले किसी ने उल्टा किताब पकड़ लिया हो, लेकिन अंग्रेजी की किताब ही हाथ में रखते थे। वो किताब उन्होंने ठीक से नहीं पकड़ा, कई बार मुझे ठीक करना पड़ता था जाते हुए, भाई साहब ये थोड़ा सा सीधे तो पकड़िए, मतलब आप इम्प्रेस करना चाहते हैं लोगों को कि तो आज जो है बहुत आम सी बात है हवाई अड्डों पर। आज भी मैं पूरा सुबह केरल त्रिवेंद्रम से लेकर मैं यहाँ तक आया हूँ भोपाल तक, और उस 6 घंटे 7 घंटे के उस हवाई यात्रा में मुंबई भी उतरा। हर एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पर हिंदी के समाचार पत्र, अंग्रेजी के समाचार पत्र के बराबर रखे हुए थे, और हिंदी के जो समाचार पत्र है उनको ज़्यादा पढ़ने वाले लोग थे, अंग्रेजी के स्टैंड में ही रह गए। हिंदी के लगभग सारी प्रतियां जो फ्री में वहाँ रखी जाती है उसको ले लिया गया। तो ये एक परिवर्तन, लोगों को थोड़ा गर्व के साथ अपनी भाषा में सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा परिवर्तन आ गया। एक हीन भावना जिससे हम ग्रस्त थे, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह मुक्त हो गए, उसके लिए मैंने पहले ही आपको शर्त बता दी। वो तभी हो पाएगा जब न्यायपालिका, जब हमारे नौकरियां और हमारे जो आर्थिक जो भी काम हैं, प्रशासनिक जो भी काम है, ये जब हिंदी में होने लगेंगे पूर्णतः, तब तक कम से कम हिंदी भाषी प्रदेशों में तो होना ही चाहिए। जब ये होगा तब लोगों को लगेगा कि हिंदी पढ़ने से मेरा जीवन यापन भी होगा। हिंदी मेरे लिए मात्र एक भावनात्मक विषय नहीं होगा, हिंदी मेरे लिए एक प्रायोगिक जो है एक अवसर भी होगा। ये नहीं कि मात्र ये एक भावनात्मक है कि मेरी मातृभाषा है, वो नहीं, उससे ऊपर उठ के ये मुझे 2 रोटी भी खिला सकती है, मेरा परिवार को भी संभाल सकती है, तो फिर वो सोने पे सुहागा होगा। ये परिवर्तन हमको लाना पड़ेगा। और आज देखिए संयुक्त राष्ट्र में ट्विटर हैंडल और उनके सोशल मीडिया पेजेस भी हिंदी में आ गए हैं, और जिस दिन हम अपनी बात को हिंदी में सशक्त रूप से वैश्विक पटल में रखने शुरू करेंगे, और मुझे खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, आज के तारीख में जहाँ भी संभव होता है वो हिंदी में अपनी बात को रखते हैं। पहली बार आपको याद होगा अटल जी ने जो है संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था हिंदी में। तो आज जो है हिंदी को लेकर एक स्पष्टता आपको दिखाई देती है, और इससे जो है बदलाव शुरू हो। सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे हिंदी सीख रहे हैं और आगे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं तो आपसे कहूँगा, क्योंकि आप लोग मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आज विद्यार्थी देख क्या रहे हैं? वो जो छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं, विजुअल स्टोरी टेलिंग का ज़माना है। लोग आज क्या देख रहे हैं
वो क्या हम हिंदी में उनको प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। आज हमारे सामने है चुनौती। देखिए, विकल्प नहीं है तो एनिमे सीरीज देखेंगे बच्चे, विकल्प नहीं है तो बच्चे जो है डोरेमोन देखेंगे। आप हिंदी में उनको विकल्प दीजिए ना। क्या कहानियों की कमी है क्या? क्या जातक कथाएं, पंचतंत्र हमारे यहाँ नहीं है क्या? हमारे इतने खूबसूरत कहानियां हैं, क्या हम इनको हम अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं क्या? कि इसमें भी खूबसूरत तरीके से हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि आज पूरे विश्व में सॉफ्टवेयर के स्पेशलिस्ट हम हैं, एनिमेशन के स्पेशलिस्ट हम हैं, फिर हम विदेशी भाषा में क्यों काम करते हैं? अपनी भाषा में क्यों नहीं कंटेंट प्रोवाइड करते, ताकि वो आज 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक आज सोशल मीडिया में लगा रहता है। क्या हम अच्छा कंटेंट उनको पहुंचा सकते हैं हिंदी में? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सर, आप SBS हिंदी से जुड़े और इतना वक्त निकाला, इतने विचार साझा किए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली। आपके सभी श्रोताओं को पुनः मैं भारत से और झीलों की नगरी भोपाल से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।